बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज प्रोग्राम फोकस में सबसे पहले हम फोकस करेंगे कराची स्टॉक मार्केट की न्यूज़ को। कराची स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का अहवाल आज मुस्बत जोन के साथ देखा गया। ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट का आगाज ग्रीन जोन के साथ हुआ था, लेकिन इख्तिताम रेड जोन से हुआ। KSE 100 इंडेक्स अगर मैं बात करूं तो 20 पॉइंट्स माइनस के साथ बंद हुआ। 45,800 की नफसाती हद पे 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। ओवरऑल इंट्राडे के अंदर 100 इंडेक्स की पोजीशन 46,000 के लेवल पे आज रिकॉर्ड की गई और मार्केट प्लस हुई थी। 150-200 पॉइंट्स का हमने इजाफा देखा, लेकिन आज सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे। कराची स्टॉक मार्केट में सरमायाकार इंतहाई मोहतात अंदाज में सरमायाकारी करते रहे। ओवरऑल 132 कंपनीज के शेयर्स ग्रीन स्केल पर ट्रेड हुए, जबकि 160 कंपनीज के शेयर रेड स्केल पर ट्रेड हुए। सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा रिजर्व यूं भी थे कि निगरां वज़ीर आज़म जो अमेरिका गए हैं, वहाँ से कोई खातिर ख्वाह रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट कराची स्टॉक मार्केट पर मुरतब हुआ, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में सेलिंग देखी, IT सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में सेलिंग देखी और करेक्शन ड्यू थी। इसी की वजह से हमने देखा कि लास्ट सेशन में जब क्लोजिंग हुई कराची स्टॉक मार्केट की तो 20 पॉइंट माइनस के साथ हुई। 129 मिलियन का वॉल्यूम आज रिकॉर्ड किया गया। ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में आज तेजी थी, लेकिन क्लोजिंग रेड जोन के साथ हुई। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं करेंसी मार्केट की, तो इंटरबैंक और ओपे मार्केट में डॉलर की कदर में आज फिर कमी हुई और बड़ी खुशाइन बात है कि तवातुर के साथ हम देख रहे हैं कि करेंसी मार्केट में रुपया अप्रिशिएट हो रहा है एज कम्पेयर टू डॉलर, और डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 294 रुपये 90 पैसे से कम होकर 293 रुपये 80 पैसे पर आ गया है। 1 रुपये 10 पैसे की आज कमी हुई है इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान। इसके अलावा अगर मैं ओपे मार्केट की बात करूं तो ओपे मार्केट में भी डॉलर 296 रुपये पर आ गया है, 297 रुपये से कम होकर। ओपे मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत का फर्क 8% तक पहुंच गया था। ये फर्क कम होकर बिल्कुल बराबर हो गया है। वैसे ही गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF को इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि 1.25% से इंटरबैंक और ओपे मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स ने 8% तक इस फर्क को पहुंचा दिया था। उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स के खिलाफ, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मनी एक्सचेंज कंपनीज में और इंटरबैंक में डॉलर की लाइन लग गई है। डॉलर लोग बेच रहे हैं, सेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत कम होगी और आइंदा आने वाले दिनों में जैसे जैसे क्रैकडाउन जो स्मगलर्स और सट्टा माफिया के खिलाफ हो रहा है उसमें वसअत आएगी, उसमें तेजी आएगी और ये उम्मीद की जा रही है कि करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत मजीद कम होगी। 250 रुपये की प्रेडिक्शन की जा रही है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 250 रुपये हो सकती है। बड़ी खुशाइन बात है, जितना डॉलर सस्ता होगा उतना हम देखेंगे कि उसका मुस्बत असर इन्फ्लेशन के स्केल पर पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, ये तमाम इजाफे जो पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में किए जा रहे हैं, इससे अफरात ज़र की शरह बढ़ रही है। इवन ये कि हम लोग इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं और इम्पोर्ट करते हैं, डॉलर के एवज करते हैं, और डॉलर कम होने के बावजूद भी कोई रिलीफ आवाम तक मुंतकिल नहीं कर पा रहे। दूसरी जानिब मैं आपको ये बताऊंगा कि आज के प्रोग्राम में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान की मईशत GDP इस साल कितनी रहेगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये बता दिया है कि इस साल तवक्को है कि 1.9% पर पाकिस्तान की GDP रह सकती है। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की GDP का जो टारगेट था वो ज़्यादा था, लेकिन हम वो अचीव नहीं कर पाए। वो 0.3% पर हमारी GDP ट्रेड हुई, लेकिन ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि इस साल यानी रवा माली साल के अख्ताम तक हमारी GDP 1.9% रह सकती है। अच्छा, मैं यहाँ एक बात आपको बता दूँ कि जिन ममालिक में GDP यानी तरक्की की शरह 7% से कम होती है, उन ममालिक में करप्शन, बेरोज़गारी और महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुँचती है। और इस वक्त पाकिस्तान की GDP 7% से कम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की GDP इस वक्त 0.3 और 0.4% पर है। रवा माली साल के अख्ताम तक हम कोशिश करेंगे, या ये प्रिडिक्ट की जा रही है कि 1.9% तक हम पहुंच जाएं, तो हम 2% पर भी अपनी GDP को नहीं ले जा पाएंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई, करप्शन और बेरोज़गारी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा होगा और इससे अमन अमान की ख़राब सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, तिजारती पहिया मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया है, शरह सूद आज भी रीजन में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। ये तमाम नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट होंगे हमारी मईशत पर। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह भी कहा है कि आलमी कीमत यानी आलमी एक कसाद बाजारी की वजह से, रिसेशन की वजह से भी पाकिस्तान की मईशत पर मनफी असर मुरतब हुए हैं। और जैसे जैसे तवानाई के शोबे में और सरकारी इदारों में हम लोग इस्लाहात नहीं कर रहे, रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ रहे। सरकारी इदारों में हम देख रहे हैं कि सरकारी अफसरान खूब मज़े ले रहे हैं, मुफ्त बिजली के, मुफ्त गैस के, मुफ्त पेट्रोल के। ये रिफॉर्म्स करने होंगे, अपने शान अखराजात को कम करना होगा, इसके बाद ही हमारी मईशत पर
मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे और आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू होगा। लेकिन इसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी बनानी होगी और जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा आज प्रोग्राम में एक अच्छी खबर यह है कि पोर्ट कासिम पर गंदम का एक जहाज रूस से लंगर अंदाज हो गया है और गंदम का यह जहाज पाकिस्तान पहुंच गया है। और बड़ी खुशाइन बात है कि बल्गारिया से गंदम का पहला जहाज पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हुआ है। 2 जहाज रूस से इस वक्त पोर्ट कासिम के आउटर चैनल पर पहुंच चुके हैं। 2 जहाज मजीद पहुंच चुके हैं, यानी मजमूई तौर पर 3 जहाज इस वक्त पोर्ट कासिम पर मौजूद हैं और एक जहाज लंगर अंदाज हो गया। उससे इंपोर्ट की हुई गंदम की तरसील का अमल शुरू हो चुका है। तीनों जहाज़ों में तकरीबन 1,40,000 टन से ज़ायद गंदम मौजूद है। पहले ही कहा जा रहा था इंपोर्टर्स की जानिब से कि वो बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करेंगे गंदम को और अभी मजीद जहाज़ आएंगे और टारगेट है कि 3 लाख टन गंदम इंपोर्ट की जाए पाकिस्तान में, ताकि वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद हो और पूरे साल वाफिर मिकदार में गंदम की तरसील को मुमकिन बनाया जा सके, आवाम को रिलीफ दिया जा सके। जैसे ही एक गंदम का जहाज़ पोर्ट कासिम पर पहुंचा है, रिटेल मार्केट में गंदम की कीमत में 10 से 15 रुपये की कमी हो गई है, जिसके बाद फ़ी किलो गंदम की कीमत इस वक्त 116 रुपये 117 रुपये हो गई है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम, लेकिन जाहिर सी बात है गंदम इंपोर्ट करें और वो आवाम तक पहुँचे, ये बड़ा अच्छा कदम होगा, कहीं स्मगल ना हो जाए। इसके लिए इदारों को काफ़ी मुतहरिक होना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल 2 जहाज़ इस वक्त आउटर चैनल पर मौजूद हैं, एक जहाज़ लंगर अंदाज हो गए। मजीद इस महीने 2 से 3 जहाज़ आ सकते हैं। रूस और यूक्रेन से पहले मुआहदे कर लिए थे हमारे इंपोर्टर्स ने, ये बड़ी खुशाइन बात है और महंगाई से सताई आवाम के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन एक जानिब दूसरी खबर बड़ी बुरी है और वो ये खबर है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका सामने आया है। UAE ने पाबंदी का इतलाक कर दिया है गोश्त की एक्सपोर्ट के हवाले से। कराची की एक निजी कंपनी है, वो एक्सपोर्ट करती थी गोश्त, और एक्सपोर्ट के दौरान जब एग्जामिनेशन होता है तो एग्जामिनेशन के दौरान ये देखा गया कि गोश्त के अंदर फंगस के नमूने थे और इसी की वजह से मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान की जो गोश्त की इंपोर्ट है जो समंदरी रास्ते से होती थी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है 10 अक्टूबर तक। बहुत बुरी खबर है। हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर वैसे ही बहुत मुश्किलात का शिकार है, मसाइब का शिकार है, मसाइल का शिकार है और उस पर एक पाबंदी का लग जाना 10 अक्टूबर तक, ये कितने ऑर्डर्स हैं जो एक्सपोर्ट के वो रुक गए और ये पाबंदी यूएई की जानिब से लगाई गई है। यूएई में मुताद्दिद ऑर्डर्स हमारे गोश्त के जाते थे और जाहिर सी बात है एक एग्जामिनेशन यानी ये गलती की वजह से, एक प्राइवेट कंपनी की गलती की वजह से, जिसमें जो वो गोश्त भेज रहे थे और उसमें फंगस के नमूने पाए गए, जब एग्जामिनेशन हुआ तो उसकी वजह से इसकी सज़ा अब तमाम कंपनीज़ को भुगतनी पड़ी है। पूरे गोश्त के सेक्टर को इसके अताब बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये इससे अगर मैं बात करूं कि इस एक्सपोर्ट से हम कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो माहाना $12 मिलियन की हमारी ताज़ा गोश्त की एक्सपोर्ट होती है, जो अब रुक गई है यूएई 10 अक्टूबर तक। ये एक बुरी खबर है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल गैस लोड मैनेजमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है। सनतों का पहिया वैसे ही मुकम्मल तौर पे मफलूज है, जाम है। शरह सूद इस वक्त 22% पर है। काबोर की अगर मैं बात करूं तो 24% पर है और ऊपर से एलानिया और गैर एलानिया गैस अगर बंद कर दी जाएगी सनतों की तो फिर सनतों का पहिया कैसे चलेगा। एक्सपोर्ट के फिगर्स को अगर हमने अचीव करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ानी है तो सनतों को तो रिलीफ देना होगा। कहीं ना कहीं सनतों को अगर आप रिलीफ नहीं देंगे, आप मुसलसल सनतों के ऊपर प्रेशर डेवलप कर रहे हैं तो फिर सनत अपना आउटपुट नहीं देगी। इसी हवाले से जावेद बलवानी जो चेयरमैन है अपैरल फोरम टेक्सटाइल के और पाकिस्तान होजी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ भी हैं, उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा है कि हुकूमत फ़ौरन कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी मुतारिफ कराए जिससे इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ मिल सके। अदरवाइज़ मौसम सरमा की आमद है। वैसे ही एलानिया और गैर एलानिया गैस लोड मैनेजमेंट का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर मौसम सरमा में गैस नहीं मिलेगी तो एक्सपोर्ट की फिगर्स हम हाथ से निकल सकेंगे। जावेद बलवानी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री एक तो 48 घंटे के लिए गैस की लोड शेडिंग चल रही है, फिर उसके अलावा जो दूसरे वर्किंग डेज हैं सैटरडे संडे बंद करते हैं ये लोड शेडिंग, और दूसरे वर्किंग डे हैं उसके अंदर हर रोज 3 दफा ये 1.5 घंटे के लिए गैस बंद करते हैं। तो मेरी हुकूमत से एक रिक्वेस्ट है कि ये हमको तड़पा तड़पा के जो मारा जा रहा है और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को गैस ना देना और 2 दिन इंडस्ट्री बंद रखना, इसका मतलब क्या है? 2 दिन का मतलब ये कि आपका 28% प्रोडक्शन कम होना और फिर पूरा हफ्ता आप हमको 1.5-2 घंटे के लिए गैस बंद कर देना। तो आप क्या चाहते हो कि हम मतलब डिफॉल्ट हो जाए किसी तरीके से? हमारी तो ऐसा महसूस होता है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है
या तो आप डोमेस्टिक और कमर्शियल को एलपीजी पे कर दें और इंडस्ट्री को गैस दें, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज कमाना है और ट्रेड डेफिसिट खत्म करना है। बिल्कुल, अगर हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट के फिगर्स हमारे यकीनन डिस्टर्ब होंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में बात की जाएगी पीआईए की। पीआईए की बहाली हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है और कौमी एयरलाइन ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को जो कर्ज उन्होंने लिया था, आयाटा को रकम देनी थी पीआईए ने, वो वापस कर दिया है। पीआईए ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के 1 अरब रुपए वापस किए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पीआईए की मदद की थी, 1 अरब रुपए दिए थे कि वो आयाटा के अंदर अपनी वो रकम जमा करा दे, जिसकी वजह से आयाटा ये इजाज़त देती है कि इंटरनेशनल टिकट्स आलमी सतह पर फ़रोख्त हो सकें। और अगर आयाटा को पीआईए रकम जमा ना कराती बर वक्त तो पीआईए अपने टिकट्स इंटरनेशनल लेवल पर फ़रोख्त नहीं कर सकती थी। इस ज़मन में सिविल एविएशन अथॉरिटी सामने आई, मैदान में आई और कौमी एयरलाइन को सपोर्ट किया, 1 अरब रुपए दिए और बिल आखिर पीआईए ने 1 अरब रुपए कुछ दिन के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी को वापस कर दिए हैं। तर्जुमान पीआईए ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि हमने रकम सिविल एविएशन अथॉरिटी को वापस कर दी है और सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि पीआईए ने रकम जमा करा दी है। खुशहाल बात है और पीआईए के हवाले से वैसे ही हमारे जो कौमी इदारे हैं, ख़ास तौर पे फाइनेंस मिनिस्ट्री वो मुतारिक हो गई है, स्टेट बैंक भी मुतारिक हो गया है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी लूप में है और आइंदा आने वाले दिनों में पीआईए के हवाले से बहुत जल्द फैसला होगा कि आगे इसको प्राइवेटाइज़ किया जाए या फिर इसको अपने पाँवों पर खड़ा किया जाए। इसके अलावा इस प्रोग्राम में आज बात करेंगे हम गवर्नर स्टेट बैंक के बयान की और बड़ा अच्छा और बड़ी खुशहाल बात है कि गवर्नर स्टेट बैंक ने आज पहली दफ़ा एक तकरीब का इनेकाद किया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिजिटल बैंकों की लाइसेंस की एक तकरीब हुई और डिजिटल बैंकों को लाइसेंस दिया गया। 5 बैंकों को डिजिटल लाइसेंस फराम किया गया। इस हवाले से आज स्टेट बैंक में पहली दफ़ा ये तकरीब मुनक्किद की गई और स्टेट बैंक ने पहली बार डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस दिया है 5 बैंकों को ताकि वो अपनी डिजिटल बैंकिंग सर्विस आवाम तक पहुँचा सकें। और ये बड़ी खुशहाल बात है, उनका ये कहना था कि दुनिया एक नए निज़ाम में दाखिल हो चुकी है डिजिटलाइजेशन की और पाकिस्तान भी इसी सिमत गामजन है और डिजिटल बैंकिंग के ज़रिए हम सार्फिन को ना सिर्फ एजुकेट कर सकते हैं बल्कि हम बहुत तेज़ी से तरक्की भी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, जिद्दत की जानिब गामजन है, नई टेक्नोलॉजी को अपना रही है, तो इसी तरीके से हर निज़ाम बेहतर हो रहा है और बैंकिंग का सिस्टम जिस तरीके से पाकिस्तान में फल फूल हो रहा है तो उसमें डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गवर्नर स्टेट बैंक का यही कहना है कि सार्फिन को फैसिलिटेट करने के लिए स्टेट बैंक मुकम्मल तौर पे कमर्शियल बैंकों से राब्ते में है, लेकिन इस सिस्टम से हमने साइबर क्राइम को रोकना है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि स्टेट बैंक मुसलसल मुतहर्रिक है और सर्विलेंस कर रहा है ताकि सार्फिन को किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुँच सके। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि महंगाई की वजह से ट्रेडर्स बहुत परेशान हैं। महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगे पेट्रोल से तिजारती पहिया मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया है। ताजिर वक्फे से एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराते रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक से भी मुलाकातें हुई हैं, गवर्नर सिंध से भी मुलाकातें हुई हैं, निगरान वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं आ जाती है कि रिलीफ नहीं मिला। इस वक्त ताजिर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अतीक मीर चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद और इसके अलावा महमूद हामिद चेयरमैन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, इन दोनों हजरात ने वीडियो पैगाम में कहा है कि हम एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे महंगाई के ख़िलाफ़ और महंगाई की तहरीक के हवाले से हमने मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है। ताजिर बहुत ज़्यादा परेशान है, इस वक्त कारोबार ना होने के बराबर है। आइए इनके वीडियो पैगाम सुनते हैं। रिलीफ का ऐलान करने के बजाय मज़ीद इजाफा कर दिया गया है और अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, जो खबरें सामने आ रही हैं कि वो 1 अक्टूबर को दोबारा पेट्रोल के अंदर इजाफा करने जा रहे हैं। इसी तरह बिजली की कीमतों में भी ये खबरें आ रही हैं कि उसमें इजाफा किया जाएगा और IMF का दबाव है कि आवाम को कोई रिलीफ न दिया जाए। मैं हुकूमत को मुतनब्बा करता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल ये नाकाबिल बर्दाश्त है। इस वक्त न सिर्फ ताजिर दिवालिया हो रहे हैं बल्कि अवाम का हाल ये है कि वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि एक जानिब हुकूमत IMF के दबाव पर बिजली और पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा कर रही है और दूसरी जानिब अवाम अब इन अशिया की खरीदारी की सकत खो चुकी है, अवाम की इस्तात जवाब दे चुकी। ये एक ऐसा वक्त है जिसमें हुकूमत सलामती के इदारों को आगे आना होगा और इस सूरत हाल को संभालना होगा। दीगर सूरत में मैं देख रहा हूँ कि चारों जानिब
इसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो चुका, हड़तालें हो चुकी, आगे एहतजाज के प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। मुल्क अनारकी की जानिब बढ़ रहा है, लोगों के अज़ाइम बाग़ियाना शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। ऐसी सूरत में अगर ये मामला हाथ से निकल गया तो फिर मुल्क बहुत गलत सम पे निकल जाएगा। इसका यकीनन बदतरीन नुकसान का कोई अजाला फिर मुमकिन नहीं होगा। आपने देखा कि ट्रेडर्स परेशान हैं, इन्वेस्टर्स परेशान हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान हैं। किस तरीके से मुआशी पहिया चलेगा किसी की समझ में नहीं आ रहा। कई सवालात जहन में जन्म लेते हैं और फिर उनका कोई जवाब नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा मोराल डाउन हो गया है। मुल्क किस सिम जा रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम, महंगाई कहाँ जाएगी किसी को कुछ नहीं मालूम। सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक महंगाई इस वक्त 29 से 30% पर है, लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ तो एक सारिफ को महंगाई की 50% शरह का सामना है। इस वक्त आइंदा आने वाले दिनों में मौसी चैलेंजेस मज़ीद बढ़ेंगे। इन्हीं तमाम पॉइंट्स पर हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें ब्रेक पर जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जुबैर तुफैल ने, साबिक सदर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और सनतकार भी हैं। मैं इनसे जानूंगा कि ये इंडस्ट्रियल गैस लोड मैनेजमेंट की वजह से सनतों को शदीद मुश्किलात का सामना है, एक्सपोर्ट फिगर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। क्या कहते हैं आइंदा आने वाले दिनों में हम एक्सपोर्ट फिगर्स को बेहतर कर पाएंगे? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सनतों को एलानिया और गैर एलानिया गैस बंदिश का सामना है, इन हालात में तो फिगर्स को अचीव करना बहुत मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीनन सही कह रहे हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जो एनर्जी और गैस की सप्लाई है वो बहुत ही अनस्टेबल है और उनकी कीमतें भी जो हैं वो भी कहीं एक जगह ठहर नहीं रही हैं। बातें हो रही हैं कि गैस की कीमत गालिबन 50% बढ़ाई जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में ना तो एक्सपोर्टर अपनी कोई कॉस्ट को तय कर सकता है और फिर दूसरा ये कि गैस की सप्लाई भी जो है वो रेगुलर नहीं है। कुछ कभी किसी टाइम पे गैस आती है फिर गायब हो जाती है और उस तरह से सनत का चलाना और एक्सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल है। अच्छा जुबैर साहब, गुज़िश्ता हुकूमत ने जब बजट पेश किया था तो एक एक्सपोर्ट कमेटी बनाई थी जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उनके पास रिफॉर्म्स करने की ताकत थी। वो एक्सपोर्ट कमेटी, वो एक्सपोर्ट काउंसिल कहाँ है? कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिजनेसमैन तो अभी भी शदीद परेशान है एक्सपोर्ट के हवाले से। हम लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है इस वक्त? देखें, वो जो भी एक्सपोर्ट कमेटी बनाई गई थी वो लगता है पिछली हुकूमत के साथ चली गई और अब मौजूदा हालात में कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि जहां उसके जो भी मकासद थे उसको आगे लेके चला जाए। और आप देख रहे हैं कि मुसलसल इंडस्ट्रीज जो हैं वो सफ़र कर रही हैं और फिर उसके की इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस भी जो है देखते ही देखते कहाँ तक पहुँच गई है, 60-70 रुपये यूनिट हो गई है और इस कीमत के साथ कभी भी कोई सनत जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। और हमारे जो कॉम्पिटिटर जो है या वो ममालिक जो इसी रीजन में है, मिसाल के तौर पे इंडिया है, बांग्लादेश है, तो उनके यहाँ गैस की प्राइस स्टेबल है तो और वो लोग जो है बेहतर सूरत हाल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते और हमारी गैस की कीमत अभी। अच्छा जुबैर साहब, यहाँ एक बात ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि निगरां वज़ीर आज़म इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, कोई खासा रिलीफ नहीं मिलेगा उनको, बल्कि मजीद बोझ लेकर वो पाकिस्तान आएंगे और वो सारा बोझ कन्वर्ट होगा आप लोगों पर, एक आम आदमी पर। तो आप मजीद बोझ सह सकते हैं कि आप इसके लिए मेंटली तौर पे तैयार हो गए हैं या फिर आप लोग इंडस्ट्रीज को बंद कर देंगे और ताले लगा के घर बैठ जाएंगे? देखें, अगर एनर्जी की जो भी कीमतें हैं, मिसाल के तौर पे बिजली है, गैस है, उसकी प्राइस कहीं आके नहीं रुकती तो सनतें चलाना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये सूरत हाल होगी तो लाजमी सी बात है कि सनतें बंद भी होंगी और बेरोज़गारी भी फैलेगी और जो सूरत हाल जो है वो मुल्क के लिए बहुत ही तकलीफ दह होगी। माजी में हमने देखा है कि केमिकल इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन प्लांट बंद कर रही हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को बंद कर रही हैं। आपका केमिकल सेक्टर पे काफ़ी आपको अबूर हासिल है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में केमिकल सेक्टर का क्या फ्यूचर है इस वक्त? देखिए, केमिकल सेक्टर जो है वो मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बंद हो जाएगा, वो चलता रहेगा, लेकिन उसकी जो भी एनर्जी की कॉस्ट है उसके हिसाब से उसकी कीमतें बढ़ती रहेंगी। और आज जो भी सूरत हाल है, जैसे जैसे प्राइस एनर्जी की बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरर जो होता है उसको आगे कंज्यूमर को पास ऑन कर देता है।
जुबैर साहब, आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि गैस लोड मैनेजमेंट मजीद बढ़ेगी, मौसम सरमा की आमद है। एसएचजीसी ने पहले ही कह दिया है कि शॉर्टफॉल 250 MMCFD से बढ़कर 450 MMCFD हो सकता है। तो आप समझते हैं कि मौसम सरमा में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को पूरा करना आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा? देखें, अगर गैस की सप्लाई जो है वो सही स्टेबल ना हुई तो यकीनन एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स के लिए मुश्किलात होंगी। और दूसरा ये होगा कि अब RLNG आ रही है, RLNG की वजह से जो है उसकी कीमत पहले ही आपकी नॉर्मल गैस से बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको देखते हुए जो है आपकी एक्सपोर्ट की जो भी प्रोडक्ट है उनकी भी प्राइस महंगी हो जाएगी। अब देखना ये है कि वो बढ़ती हुई प्राइस क्या आपका अगर करता है तो ठीक, नहीं करेगा तो फिर मजबूरन काफ़ी सनतें बंद हो सकती हैं। अच्छा जुबैर साहब, स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा, बड़ा अच्छा कदम उन्होंने उठाया क्योंकि डॉलर ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू रुपी। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी क्योंकि डॉलर तो डेली डिक्रीज हो रहा है। तो अब जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन के ऊपर भी इसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो हम ये जहन में रखें कि इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। वैसे ही खत्ते में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमारा है। आप सही कह रहे हैं। देखिए, खित्ते में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पाकिस्तान का ही है। जहाँ के जो भी सनतकार है जब वो बैंक से पैसे लेने जाता है तो उसको 25 से 26% तक इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ये इंटरेस्ट रेट जो है इसके ऊपर तो अब सनतें दिलचस्पी नहीं रखती कि इस रेट के ऊपर वो बैंक से बोरो करें, क्योंकि इससे वो सरवाइव नहीं कर सकते। लिहाजा मैं समझता हूँ जो मनी डिमांड कम होगी तो खुद ब खुद आइंदा आने वाले महीनों में इंटरेस्ट रेट भी कम हो। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंटरेस्ट रेट अगर कम नहीं होगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट का रुझान दिन ब दिन कम होगा और इससे हम अपने एक्सपोर्ट के फिगर्स यकीनन मिस करेंगे। हमने देखा था कि गुज़िश्ता साल भी हमने अपने रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट के फिगर्स मिस किए थे और इस बार भी यही खदशा है कि अगर एनर्जी टैरिफ में कमी नहीं होती, तवानाई के बहरान पर काबू नहीं पाया जाता, शरह सूद में कमी नहीं होती, तो हम एक्सपोर्ट के अपनी फिगर्स मिस करेंगे। इवन ये कि राइस एक्सपोर्ट भी मुतासर हो सकती हैं क्योंकि पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है, बिजली और गैस के नरखों में इजाफा हो चुका है। टेक्सटाइल और राइस एक्सपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर में कलीदी किरदार अदा करते हैं। अगर इनके फिगर्स डिस्टर्ब हुए तो यकीनन पाकिस्तान के रिजर्व्स पर मनफी असरात मुरतब होंगे। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फराजुर रहमान ने, सदर हैं कोरंगी ट्रेड एसोसिएशन इंडस्ट्री के। फराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये बताएं कि इंडस्ट्रीज का सर्वाइवल मुस्तकबिल में होगा या नहीं होगा, क्योंकि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स -12% पे चले गए हैं जो इससे पहले कभी हमने नहीं देखे थे। क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि जो फिगर्स हैं वो ये बताते हैं कि सर्वाइवल नहीं है। और फिगर्स चाहे वो आप एक्सपोर्ट्स के उठा के देख लें, चाहे आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग के उठा के देख लें, चाहे आप इंपोर्ट्स के हवाले से देख लें, रॉ मटेरियल के हवाले से देख लें, बिजली गैस के हवाले से देख लें, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि किसी भी मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, किसी भी मुल्क में इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। एक जगह हुकूमत गुजारिश करती है कि जी आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, दूसरी जगह जो है वो हम जो है वो अभी भी जो थोड़ा बहुत टारगेट आप अचीव कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट से कर रहे हैं। तो लोग वैल्यू एडेड की तरफ नहीं जा पा रहे, क्योंकि बिजली का जो बहरान है और जो एग्रीमेंट्स आपके हुए हैं, जो आपके जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके अंदर जो आपको कॉस्ट पड़ रही है, बिजली की कॉस्टिंग जो पड़ रही है, वो कॉस्टिंग जो है वो इतनी ज़्यादा है कि उसको आप जो है वो बेरेबल नहीं है आपके जो मार्केट में, जो आपके एरिया में जितने भी लोग हैं उसके हवाले से। अच्छा फराज साहब, निगरां सूबाई वजीर खजाना को भी हटा दिया गया है, इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है बिजनेस कम्युनिटी पर, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से ही उनको लिया गया था और फिर उनको इस वक्त उनका कलमदार उनसे वापस ले लिया। तो बिजनेस कम्युनिटी को वैसे भी बड़े खदशात हैं और वैसे भी उनका मोराल काफ़ी डाउन हो गया। इस हवाले से आप क्या कहते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो देखिए अभी जो जस्टिस फाइज ईसा ने जो नैब के केस खोले, उसके अंदर जो निगरान वजीर आजम के हवाले से भी एक रेफरेंस खोला है और उसके अलावा भी चीजें हैं। तो अभी ये जो एक पॉजिटिव वाइब आई थी ना, वो नेगेटिव वाइब में तब्दील हो गई। एक जगह आप ये जो बता रहे हैं निगरान जो फाइनेंस मिनिस्टर को हटाया गया, दूसरी जगह ये किया गया, तो बात ये कि खूब बेहतरी से बेहतरी लाने में मामलात हमेशा होता है, मगर बात ये है कि निगरान सेटअप जो है वो इटसेल्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट करती है चीज़ों को, थोड़ी बहुत जो है वो इसमें डेवलपमेंट कर सकती है और थोड़ा सा इजी एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देगी उन सियासतदानों को जिन्हें आके कलमदान संभालने में थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके बाद जो है इस दरमियान मुल्क जो है वो किसी मजीद बहरान का शिकार ना हो, इसके लिए ये केयर टेकर सेटअप लाया जाता है। अच्छा, ये तो अब ये जाहिर मुझे है, ये बताइएगा कि डॉलर माफिया के खिलाफ जो ये क्रैकडाउन का सिलसिला हो रहा है, ये तो मैं समझता हूँ कि और आप भी यकीनन ये समझते होंगे कि इसमें मजीद वसअत आनी चाहिए, और अगर इसमें मजीद वसअत आ जाती है तो बड़े बड़े ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के भी नाम आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि उनके ऊपर होना चाहिए क्रैकडाउन ताकि मुल्क की मईशत को फायदा हो सके? देखिए बात ये है कि वसत आप किस चीज में कह रहे हैं, किस चीज में आनी क्रैक चाहिए? डाउन जो हो रहा है, डॉलर माफिया, सट्टा माफिया, स्पेकुलेटर्स, मैनिपुलेटर्स जो डॉलर को होल्डिंग करके रखे हुए हैं, इनके खिलाफ जो क्रैक डाउन का एक सिलसिला शुरू हुआ है, इसको मजीद बढ़ना चाहिए, वसअत आनी चाहिए, तेज होना चाहिए। और अगर ये तेज होता है तो बड़ी अशराफिया तक हाथ पहुंचेंगे, और जब बड़ी अशराफिया तक हाथ पहुंचेंगे तो उसमें बिजनेसमैन के भी नाम है, ट्रेडर्स के भी नाम है, इंडस्ट्रियलिस्ट के भी नाम है। तो आप समझते हैं कि पहले ही इनको चाहिए कि ये अपने डॉलर्स मार्केट में बेच दें ताकि पाकिस्तान के मौसमी मसाइल कम हो सके और रुपया मजीद बेहतर हो? बहुत शुक्रिया हमजा। हमजा, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं। आपको याद होगा 2 साल पहले, क्योंकि जाहिर है हमारा आपका ताल्लुक एक तवील अरसे से भी है और जी। एक ग्रुप से भी हम वाबस्ता हैं, जी। तो आपको याद होगा कि जिस वक्त ये डॉलर की प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई थी, तो मैंने सबसे मोतबाना गुजारिश की थी बिजनेस कम्युनिटी से कि डॉलर ना खरीदें। जी, बिल्कुल की थी आपने। ठीक है ना, क्योंकि आपकी डॉलर खरीदने से मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। जी। ठीक है, और जब ये आर्मी चीफ और इन्होंने जो ये सख्त फैसले किए कि जी क्रैकडाउन होगा इसके ऊपर और बॉर्डर भी सील किए जाएंगे कि डॉलर अफगानिस्तान स्मगल ना हो, तो जब ये बात हुई तो उससे 2-3 दिन पहले भी मैंने ये बयान दिया था कि जी डॉलर की जखीरा अंदोजी गंदम की जखीरा अंदोजी से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे हम अपने ही मुल्क को अपने हाथों से तबाह व बर्बादी की राह पे लेके आए। ठीक है, तो बात यह है कि मैं इसको ये समझ लीजिए कि मैं इसके साथ हूँ, इसमें बहुत तेजी आनी चाहिए, और हर शख्स को अगर अगर तो डॉलर में रखने का शौक है तो भाई एक लिमिट होनी चाहिए कि जी फी घर आप जो है वो इतने पैसे मैक्सिमम डॉलर में रख सकते हैं। और वाई डॉलर, बात ये है कि आप ये देखें कि जी सारे बिजनेस खत्म हो जाते हैं तो डॉलर पे सट्टा लगना शुरू हो जाता है, सब कुछ छोड़ दें तो कभी स्टॉक पे सट्टा लगना शुरू कर देते हैं, सब कुछ खत्म हो जाए तो कभी प्रॉपर्टी पे सट्टा शुरू कर देते हैं, कभी गंदम, कभी चीनी, ये कभी सट्टा आवाम को माफिया के भूखा पीछे मारने कौन के लिए। है? ये कौन है सट्टा माफिया के पीछे, ये हम में स्पेकुलेटर्स से के है ना, पीछे? ये हम में से हैं, ये हम में से हैं जिनके पास जमीर नहीं है, ये हम में से हैं कि जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान फले फूले, ये हम में से हैं कि जो सिर्फ अपनी जेबें भरना चाहते हैं और ऑफशोर कंपनियां बना के बाहर पैसा लेके जाते हैं। बात यह है कि नॉर्मल ट्रेड को मना नहीं है, नॉर्मल ट्रेड को मना नहीं है, अपनी जखीरा अंदोजी उस हद तक रखी जाए जिस जखीरा अंदोजी की जरूरत है। बात यह ट्रेड कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को गैर फाल कर दिया गया, ठीक है, वो मॉनिटरी नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरे इदारों को जो इदारे जो है, ऐसा नहीं है कि यहाँ सिस्टम नहीं बने हुए, बड़े बड़े सिस्टम बने हुए, मगर जानबूझ के लूट खसूट करने के लिए, मॉनिटरी ना करने के लिए मॉनिटरिंग कंपनियों को गैर फाल किया गया हुआ है। अच्छा, आखिर और में यही आखिर में वजह ये है, बता दें फराज साहब, आखिर में ये बता दें, हम अपना एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव कर पाएंगे इतने ज़्यादा चैलेंजेस के साथ, इतने ज़्यादा क्राइसिस के साथ? आप मुतमईन हैं हमारी इस रफ्तार ना से? ना आपके पास बिजली है ना आपके पास गैस है, अगर तो आप इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर एग्रीकल्चर में कोई रेवोल्यूशन आ गया, जैसा कि हमने पिछली प्रेजेंटेशन में देखा है, जी। तो पॉसिबल है कि जी आप कुछ बेहतर तरीके से जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर आप जो है वो एग्री बेस्ड कंट्री के होने की वजह से उसमें आप कुछ सरप्लस पे चले जाएं।
मगर बात ये कि जो इस वक्त आने वाले 2 महीने वो बहुत टफ देख रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया फराज साहब, आपने अब तक कीमती वक्त हमें दिया। आइंदा आने वाले माह बहुत ज़्यादा कर्ब में हमें मुब्तला कर रखेंगे, क्योंकि हमारे पास ना ही बैरूनी अदाइयाँ करने के लिए जेब में पैसे हैं, ना ही हमारे पास इंडस्ट्री चलाने के लिए बिजली और गैस का ज़ख़ीरा है, ना ही हमारे पास रिज़र्व्स को बेहतर करने के लिए रेमिटेंसेस का फ़्लो है, और ना ही हमारे पास कोई मरबूत और मजबूत हिकमत अमली है कि हम अपने मौसमी मसाइल को कम कर सकें। एक्सपोर्ट का टारगेट हम अचीव कर लें, ये बहुत बड़ी बात होगी। टैक्स टारगेट हम अचीव कर लें, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। और रेमिटेंसेस का टारगेट भी हम अचीव कर लें, ये भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यही 3 टारगेट्स हैं जिनको अगर कोई भी मुल्क अचीव कर लेता है तो उसका तिजारती और सनती पहिया खूब चलता है। और इस वक्त हमारा तिजारती और सनती पहिया मुकम्मल तौर पर मफलूज है, क्योंकि ना ही हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स अच्छे हैं, ना ही हमारे रेमिटेंसेस के नंबर्स अच्छे हैं, और ना ही हमारे टैक्स कलेक्शन के नंबर्स अच्छे हैं। आज भी टैक्स की चोरी इस मुल्क में जारी है, आज भी नॉन फाइलर इस मुल्क में फल फूल रहा है और फाइलर के ऊपर इजाफी बोझ डाला जा रहा है। आज भी डॉलर के अंदर स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन की जा रही है, और गोल्ड की मार्केट में भी मुस्तकिल सट्टा चलाया जा रहा है। हवाला हुंडी नेटवर्क आज भी मौजूद है इस मुल्क में, स्मगलिंग का नेटवर्क आज भी इस मुल्क में मौजूद है, और इसी की वजह से हम रेमिटेंसेस के फिगर्स खो देते हैं। गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था कि हमने अपनी रेमिटेंसेस के फिगर्स डैमेज किए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम अवामिल जब यकजा हो जाते हैं एक जानिब, तो एक आम आदमी शदीद कर्ब में मुब्तला हो जाता है, और फिर ब्रेन का सिलसिला पाकिस्तान से शुरू होता है। अगस्त के महीने में 90,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क रोज़गार के लिए गए हैं। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के नंबर्स के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली अगस्त में 90,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, मुआशी बदहाली से तंग आकर। महंगाई इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर है, कोई पॉलिसी हमें नज़र नहीं आती। सरकारी प्राइस लिस्ट की इस मुल्क में कोई रेट नहीं है, सबका मनमाना रेट है, ख्वाह वो डॉलर का हो, ख्वाह वो सोने का हो, ख्वाह वो अजनास का हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त पाकिस्तान जिस मुश्किल दौराए से गुजर रहा है, तो यकीनन हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना होगा और एक मौसर मरबूत हिकमत अमली बनानी होगी, ताकि हम अपने मौसमी मसाइल को कम कर सकें, ख़त्म कर सकें, अपनी एक लाइन ड्रॉ कर सकें। यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम के अख्तिताम का, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।